हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। हमने अपने इकोनॉमिक्स सी सीरीज में मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर आपका स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मनी देखा, हिस्ट्री ऑफ मनी देखा, फियाट मनी देखा, फिड्यूशरी मनी देखा, नॉर्मल करेंसी देखा, आपका नियर मनी देखा, क्वासाई मनी देखा। जिसने वीडियोस नहीं देखे वो जाके चेकआउट करे वीडियो सेक्शन में, ठीक है। आज की हम वीडियो में अपना टॉपिक्स जो भी कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम मनी क्रिएशन देखेंगे कि कैसे आरबीआई सिर्फ 100 रुपये आपके प्रिंट करके डालता है और उससे 2.1 मतलब टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मार्केट में वो 210 रुपये बन जाते हैं। ये कंप्लीट आपका ना पूरा दिमाग हिल जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो मेरा दिमाग ऐसे हिल गया था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि प्रिंट 100 किए हैं बट वो बन 210 गए हैं, जादू कैसे हो गया। देन हम सीडीआर देखेंगे, ठीक है, आरडीआर देखेंगे, करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो गया, आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव टूल्स देखेंगे हम, दैट इज मेरे फेवरेट सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, कैसे बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक को रेट पे किस रेट पे पैसे देता लेता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन रेपो रेट देखेंगे। इसमें मैं आपको एक प्रॉपर स्टोरी सुनाऊंगी कैसे एक बैंक से दूसरा बैंक, मतलब अपन जब लोन लेने जाते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक से भी तो लोन लेता है ना, सीधा आरबीआई के पास थोड़ी जाता है। सो किस मार्केट में ये ट्रांजेक्शन होता है और वो कैसे होता है, ये प्रॉपर स्टोरी देखेंगे। मेरी गारंटी, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आपको 100% समझ में आएगा, बस आप ध्यान से सुनते जाना। और सीडीएस में आपके इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ना इससे गलत होगा, ठीक है भाई। मुझे पता है क्योंकि देखो मैंने ना बहुत मेहनत की अपने कंटेंट पे। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, फ्री में तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट पेड में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, टीचर्स नहीं मिलते, तो मेरे जैसा नहीं पढ़ाता कोई भी। मेहनत की है, दिखता है इसलिए आपको बता रही हूँ, बट आई एम हियर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो मैं आप सबको ये पढ़ाऊंगी। देखो उसके बाद हम आरबीआई की हिस्ट्री देखेंगे, आरबीआई की बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है, कैसे बनाई जाती है, एसेट इस तरफ, लाइबिलिटी इस तरफ पूरा। और हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखेंगे, जो जो जैसे इन्फ्लेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एमपीसी आपकी रिकमेंड करती है इन्फ्लेशन आपकी ऐसे लिखते हैं जो 4 को +-2 होना चाहिए, मतलब कि जो 2% से अगर बढ़ रही है तो आपकी 4 +-2 होनी चाहिए, कि अगर बढ़ जाती है 2% से तो 4% तक जा सकती है, मैक्सिमम 6% तक जा सकती है, और मिनिमम इन्फ्लेशन आपकी 2% तक जा सकती है, ठीक है। तो ये जो रिकमेंड करता है, इसको कौन रिकमेंड करता है, एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो आइए हम अपना आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो फर्स्ट टॉपिक है मनी क्रिएशन, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कैसे है, ठीक है। तो देखो मनी क्रिएशन आपका जो है, मान लो अभी आरबीआई ने, आप आरबीआई के चेयरमैन हो और आपने आरबीआई ने प्रिंट करके मार्केट के अंदर 100 रुपए के नोट को डाल दिया। इसको बोलेंगे हम हाई पावर्ड मनी, ठीक है। इसको बोला जाता है, जो भी प्रिंटेड मनी होती है ना, जो प्रिंटेड कैश होता है, उसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। सो आरबीआई ने डाल दिया। अब ये 100 रुपए आपके पास आ गए, इस ए नाम के पर्सन के पास आ गए, ठीक है, राम इसका नाम, तो राम के पास आ गए, ठीक है। राम ने ये पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इसका नाम बैंक 1 रख देते क्योंकि आगे और भी बैंक आने वाले हैं। राम ने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया 100 के 100 रुपए। बैंक ने क्या किया, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, जब अभी मैं कैश रिजर्व रेशियो आपको सीआरआर पढ़ाऊंगी ये वाला, कि आपको कुछ पैसा अपने पास रखना होगा, उसके बाद आप बाकी पैसा आगे लैंड आउट कर सकते हो, मतलब किसी और को दे सकते हो। सो बैंक ने 30 रुपए अपने पास रखे और आगे 70 रुपए जो है बैंक 2 को दे दिए, लैंड आउट कर दिए। सो इसका नाम बैंक 2 रख देते हैं, बैंक 2 को दे दिए 70 रुपए, ठीक है। बैंक 2 ने सेम कहानी की कि अपने पास इसने 30 रुपए रख लिए और आगे बैंक 3 को 40 रुपए दे दिए, ठीक है। मतलब आगे बैंक ने बैंक को दे दिए, या बैंक से किसी पर्सन ने आके निकाल लिए, मान लो सी पर्सन ने आके निकाल लिए तो उसको दे दिए 40 रुपए, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ट्रांजैक्शन आपकी होती रही, ठीक है। सो आप जब देखोगे कि मनी सप्लाई मार्केट में 210 रुपए हो गई, कैसे हो गई, ये 100 रुपए, ये 70 रुपए और वो 40 रुपए, तो आपकी मनी सप्लाई मार्केट में कितनी हो गई, 210 रुपए एक्चुअल में, ठीक है। बट आरबीआई ने मार्केट में प्रिंट करके कितना पैसा डाला था, केवल और केवल 100 रुपए। तो जो मनी आपकी मल्टीप्लायर है, इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, 210 अपॉन में हम 100 करेंगे, दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय 2.1। सो एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, दिस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। अगर आरबीआई एक बार मार्केट में प्रिंट करके 100 रुपए डालता है, तो अगर मान लो इस टाइम पे मार्केट में केवल और केवल 100 रुपए हैं, तो वो 2.1 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया है, बट आप सोचो एक्चुअल में जितनी भी इस टाइम पे मार्केट में मनी है, कैश है, वो 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल में उतना कैश है ही नहीं जितना आप सब लोग इमेजिन कर रहे हो। आप सोचते हो आपके बैंक, आपके अकाउंट में इस टाइम 10 लाख रुपए पड़े हुए, बट 10 लाख नहीं पड़े, वो सिर्फ दिखाने के लिए एक फिगर है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब लेने जाओगे तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे, इसलिए तो बोला जाता है जो ट्रांजैक्शन है और वो विड्रॉ करने की और डालने की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं आपने 10 लाख के 10 लाख एक बारी में विड्रॉ कर लिया, 10 करोड़ एक बारी में विड्रॉ कर लिए, है ना। वो लिमिट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे बैंक में इतना पैसा होता ही नहीं है। सॉरी। तो बेसिकली मार्केट में इतना पैसा है ही नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, प्लीज बियर विद इट। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी का, वो हमें ये सिखाता है कि जितना आप सोच रहे हो कि इतना पैसा मार्केट में है, एक्चुअल में उतना पैसा नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली मैं पूरी वीडियो को वन फ्लो में रिकॉर्ड करती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी कट नहीं लगाती हूँ। आप मेरी वीडियो को देखना, मेरी जितने भी वीडियोस है ना वो एक साथ फ्लो में है, उसमें एक जगह भी मैंने कहीं पे भी एडिटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे पर्सनली एडिटिंग करना पसंद नहीं है। सो अगर कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस होते, वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गई, जैसे मुझे भी कोल्ड हो रखा है, तो वो एडिट नहीं होती, क्योंकि अब तक मेरे पास मैंने कोई भी एडिटिंग की ऐप डाउनलोड या परचेस नहीं की है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो अब हमारी बात करते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो की। देखो, व्हाट इज CDR? इट इज द रेशियो ऑफ मनी दैट हेल्ड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ करेंसी दैट दे होल्ड और इन देयर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब मैम आपने बहुत हाई फाई डेफिनेशन बोल दी। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको तोड़ तोड़ के बेसिकली मैंने बोला क्या है। जिसको लिखनी है एक बार मैं बता देती हूँ, वो लिख सकता है दैट इट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल इन करेंसी फॉर्म टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स। अब देखो, इसका फॉर्मूला होता है CDR इज इक्वल्स टू CU, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन अपॉन में डिपॉजिट्स। मेरा पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन सही हुआ है, हमेशा। मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। देखो, ये जो करेंसी है, ये है करेंसी इन सर्कुलेशन, और ये जो आपके डिपॉजिट्स है, ये है आपके डिपॉजिट्स इन द बैंक। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बता दो ऑटोमेटिकली, CDR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करेंसी इन सर्कुलेशन से। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ पेन। CDR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करेंसी इन सर्कुलेशन से, लेकिन CDR इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डिपॉजिट से। इतना तो आपको पता चल ही रहा है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना CDR बढ़ेगा उतना करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा। मैं बताऊंगी अभी होता क्या है, बस मैं आपको रिलेशन समझा रही हूँ पहले। सो जितना ये CDR बढ़ेगा आपका, उतना ही करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा। और अगर CDR बढ़ रहा है तो ये डिपॉजिट वाला घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। सो अगर आपके पास अभी सर्कुलेशन मतलब घर में पैसा ज्यादा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बैंक में कम डिपॉजिट कर रखा है ना, कि मेरे पास अभी मेरे घर में पैसा बहुत ज्यादा है तो मैंने बैंक में कम डिपॉजिट कर रखा है। तो अगर क्योंकि सर्कुलेशन में पैसा कब होगा, जब आपके पास घर में ज्यादा होगा, तभी तो आप मार्केट में जाके फल फ्रूट खरीदोगे कि आपके पास घर में पैसा है। तो जो सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा मतलब CDR की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं मेरे पास सर्कुलेशन में पैसा कम है और बैंक के अंदर मैंने ज्यादा डिपॉजिट करा दिया, मेरी सैलरी 10,000 थी, ठीक है, और मैंने 9,000 जाके बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो सर्कुलेशन में सिर्फ 1,000 बचेगा मेरे पास हाथ में, जो घर पे पैसा बचेगा। तो जब मेरे पास बैंक में डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगा, सो इसमें और CDR में इनवर्स रिलेशन है, तो CDR की वैल्यू आपकी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी CDR की। ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा क्या है कि अगर CDR का आपका रिलेशन पूछा जाए डिपॉजिट से, सो इनवर्स रिलेशन आएगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक बार पहले आपको RDR और बता देती हूँ, फिर मैं एक साथ आपको क्वेश्चन बता दूंगी। सो एक ये देख दिया। सेकेंड अब हम देखेंगे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम RDR। ठीक है, देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक दैट कीप्स एज रिजर्व। इसमें आपके जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अपने पास कितना रिजर्व रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम RDR, टोटल डिपॉजिट। अब देखो, ये जो आपका रिजर्व है ना, ये वाला बैंक है जो आपको बैंक रख रहा है अपने एक साइड में। मान लो अभी मैं कैश रिजर्व रेशियो पढ़ाऊंगी, तो एक बैंक 1 बैंक 2 को देगा पैसा कुछ, लेकिन जो ये बैंक 1 है इसने अपने पास भी तो गुल्लक के अंदर कुछ रखा होगा ना सेव करके। सो ये वही रिजर्व है डिपॉजिट जो एक बैंक को अपने पास रखना है। ये टोटल डिपॉजिट्स में जो हम लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, हम लोगों ने बैंक में जो कुछ भी डिपॉजिट कराया है। ठीक है, सो ये हो गया टोटल डिपॉजिट। ठीक है,
तो अगर अब मैं आपसे पूछूं, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना, कंट्री में मनी मल्टीप्लायर या मनी सप्लाई कब बढ़ेगी और कब घटेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि जो ये आपका CDR है ये बढ़ रहा है, ये CDR बढ़ रहा है मतलब सर्कुलेशन में करेंसी, सर्कुलेशन में जो मनी है वो ज़्यादा है, बैंक्स के अंदर कम है, तो क्या आपकी मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया मनी मल्टीप्लाई 2.1 से कब हो रही है, जब बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है, तीसरे बैंक को दे रहा है, मतलब बैंक में पैसा घूम रहा है। तो जब आपने सर्कुलेशन में पैसा घुमा दिया, आपके हाथ में पैसा, बैंक में पैसा आप डाल ही नहीं रहे हो, तो क्या मनी मल्टीप्लाई होगी 2.1 से? नहीं होगी मैम। तो सीधी सी बात है, जब जब CDR बढ़ेगा आपका मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। अब आते हैं RDR में। ये वो रिजर्व पैसा है जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ है। तो जब जब आपका RDR बढ़ेगा इसका मतलब है रिजर्व उसने और ज्यादा रखे अपने पास। तो जहां पे वो पहले केस में, आप यही एग्जांपल ले लो, 30 रुपए रख रहा था, कल को RBI ने बोला नहीं नहीं आपको 50 रुपए एज रिजर्व रखने अपने पास और अगले वाले को आप सिर्फ 50 रुपए ही दे सकते हो, ठीक है। कल को RBI बोल देगा आपको इस 100 में से 70 रुपए अपने पास रखने और आगे आप सिर्फ केवल 30 रुपए दे सकते हो। तो जब जब एक बैंक ने अपने पास रिजर्व ज्यादा रखने शुरू कर दिए तो उतना ही वो आगे कम दे पाएगा, उतना ही आगे कम दे पाएगा, तो मनी मल्टीप्लाई उतनी ही कम हो पाएगी। आप समझ लो वो पैसा तो बैंक ने बस एक अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया, क्योंकि जितना ज्यादा वो एक्सचेंज करेगा बैंक टू बैंक उतना मनी मल्टीप्लाई होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगी ना कोई चीज की वो आगे बढ़ रही है। तो जब वो बढ़ी नहीं रही, एक तिजोरी में पड़ी है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली जितना आपका RDR बढ़ेगा उतने आपके रिजर्व बढ़ेंगे और उतना आपका मनी मल्टीप्लाई कम हो जाएगा। ये टोटल डिपॉजिट है, इससे ऐसे फर्क पड़ेगा, आप जितना ज्यादा बैंक में डिपॉजिट कराओगे उतना मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा टोटल डिपॉजिट, आप बैंक में ज्यादा पैसा डिपॉजिट करा रहे हो तो वो बैंक ज्यादा आगे दे रहा है, तो ये RDR कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो अब तक का अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये रहेगा, इंक्रीज इन ईदर CDR और RDR reduces money multiplier और मनी सप्लाई, दैट मतलब वो इवेंचुअली अपने आप कम हो जाएगा इन इकोनॉमी, ठीक है। सो ये समझ में आया आपको? इतना मैंने अब तक जो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने इकोनॉमी के अंदर पैसा अपने सर्कुलेशन में ज्यादा रखा, बैंक के अंदर कम डिपॉजिट कराया, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको देखना है बैंक में पैसा ज्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बैंक में पैसा कम जा रहा है इट मीन्स वो 2.1 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लोगों के पास घर में पैसा पड़ा है, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी और मनी मल्टीप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर बैंक में पैसा जा रहा है लेकिन वो सिर्फ रिजर्व में पड़ा, भाई रिजर्व में पड़ा थोड़ी रखना है हमें, आगे आगे देते रहना है ना, तो अगर वो रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो भी मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लाई कम हो जाएगी। ये RDR है, ये CDR है। तो पेपर में आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो मैंने आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हमारे 4th टॉपिक पे, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल। ये मेरे फेवरेट है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये एक बार आपको समझ में आ गया ना तो लाइफ टाइम के लिए तृप्त हो जाओगे कि अच्छा भाई ये सिस्टम है, ऐसे काम करता है हमारा सिस्टम। फर्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन है, द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। एक बैंक को एवरेज डेली बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, विद RBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद RBI एज अ शेयर ऑफ सच परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अभी RBI ने जो नोटिफाई कर रखा है वो 4% है। अब ये है क्या, मैं बहुत प्यारी कहानी से समझाती हूँ आपको। ये एक बैंक है, ये है RBI, गॉड फादर इनका, ठीक है। मान लो इस बैंक के पास 100 रुपये आए बस पूरे दिन में, आज 100 रुपये, उससे एक पैसा कम नहीं एक पैसा ज्यादा नहीं। RBI ने बोला 4% आपको NDTL मेंटेन करना है। NDTL इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आपको इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान से समझना बस। कल हमने नेट डिमांड और टाइम डिमांड के आपके वैल्यूज देख दी। टोटल टाइम डिमांड क्या होता है, नेट डिमांड जो आप एट ए टाइम अपना विड्रॉ करा सकते हो पैसा, और फिक्स डिपॉजिट आपके टोटल टाइम डिमांड होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद मैच्योर होते हैं आपके FD। कल वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझा, ठीक है।
तो NDTL में वही जो पैसा जो आप अचानक विड्रॉ करा सकते हो और जो आप एक फिक्स टाइम के बाद विड्रॉ करा सकते हो, वो सारा इंक्लूड करके इस बैंक के पास केवल और केवल 100 रुपये आए हैं आज, ठीक है। अब उसमें से 4%, 100 का 4%, 4 रुपये, इसको RBI को देना ही देना पड़ेगा। इसके पास ना कहने का सवाल ही जी नहीं है जी, ठीक है। तो इसके पास कितना बचा? 96। अब इसको ये चैनलाइज कर ले, इसको लोन अपने देने हैं, रिकवर करने हैं, ठीक है, लोगों को पैसा देना है, ठीक है, कोई बॉन्ड खरीदना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देना है, जहां मर्जी स्टेट को पैसा देना है, जहां मर्जी देना है दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये 4 रुपये NDTL जो कि 4% है, अगर और ज़्यादा होता तो हम और ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ये इसको RBI को पैसा देना पड़ेगा। तो इसके पास बेसिकली देखा जाए तो 96 रुपीज़ रख सकता है, 4 रुपये नहीं रख सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप ध्यान से समझते जाना। सेकेंड इसमें हमारा आता है SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि इससे मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट होगी मैं सारा आपको एक बारी में ही बता दूंगी लिंक करके। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हम बार बार बोलते रहते हैं ना, RBI मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, वो इन्हीं टूल्स के थ्रू करेगा, ठीक है। देखो, इट इज दैट शेयर ऑफ NDTL दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट। ये भी NDTL का वो शेयर है दैट बैंक इज रिक्वायर्ड to maintain in safe and liquid assets, ठीक है, सच एस। अब इसमें सेफ और लिक्विड एसेट्स क्या रहेंगी आपकी? जैसे कि आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब, ठीक है। और ये वैसे RBI चेंज करता रहता है, बट करंटली जो मैंने डेटा पढ़ा था उसमें 18.25% था, ठीक है। अब ये है क्या? ये आपका वो बेसिकली पैसा रहेगा NDTL का जो एक बैंक को सेफ जगह पे डालना है। सेफ जगह पे क्यों बोला गया है? अगर मान लो उसने कल को किसी ऐसे पर्सन को लोन दे दिया 400 करोड़ का, ठीक है, जैसे विजय माल्या हो गया, कि जो आपका पैसा लेके भाग गए, फ्रॉड हो गया, तो अब उन्होंने जो ये लोन दिया था, ये बैंक ने खुद पैसा घर पे बैठ के तो बनाया नहीं था। बैंक में किसका पैसा आया था? लोगों का पैसा आया था, ठीक है। तो अब कल को जब ये पैसा लोग जिन्होंने बैंक में डाला हुआ है, ये अपना पैसा बैंक से वापस लेने के लिए आएंगे विद इंटरेस्ट, तो बैंक कहाँ से देगा भाई? फ्रॉड हो गया ना, बैंक का तो दिवालिया निकल गया। तो इसलिए RBI ने बोला आपके पास हमेशा एक ऐसा फंड होना चाहिए, उसको बोलते हैं SLR, कि जिसमें अगर आपके पास आज 100 रुपये आए हैं, इसमें से आपने 4 मुझे दे दिए, अब 96 का आप 18% निकाल लो, वो आपको इसके अंदर डालना है, ताकि अगर कभी आपके पास इमरजेंसी में एकदम बहुत ज़्यादा लोग पैसा लेने आ जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। और ये सेफ एसेट्स में रहेगा। एसेट होते हैं जो आपका खुद का सामान है, ठीक है। मतलब मैं बोलती हूँ मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है तो वो मेरा एसेट है, या मेरे पास मेरा एक घर है वो मेरा एसेट है, ठीक है। सच में नहीं है फॉर्च्यूनर, आप लोग समझ मत लेना, ठीक है, लेकिन हाँ आप लोगों की दुआ रही तो मैं पक्का ज़रूर ले लूँगी, ठीक है। सो एसेट है जो चीज़ आपकी है, ठीक है। मेरे पास iPhone है, या मेरे पास iPad है, मेरे पास लैपटॉप है, कुछ भी है, वो आपका एसेट है, जो चीज़ आपकी रहेगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट से जो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ ले लेता है। मतलब गवर्नमेंट को पैसा दे देगा क्योंकि उनको मनी चाहिए रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, उसके बदले में सरकार एक इस तरीके से पेपर देगी, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, वो बैंक ले लेता है। सो इसमें बैंक को पैसा डालना है, कैश में डाल दिया, गोल्ड ले लिया उसने बहुत सारा मार्केट से, ठीक है, कि भाई गोल्ड को वो कभी भी बेच देगा और उसके बदले में आप अपना पैसा वापस ले लोगे। सो इसको बोला जाता है SLR, ठीक है। अब इससे कैसे मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लाई अफेक्ट होता है, अब मैं एक साथ बता देती हूँ। पहले एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, फिर मैं सारे एक साथ बताऊंगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये इंक्लूड करता है आपका बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि RBI खुद समय समय पर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी निकालती, सिक्योरिटी कुछ नहीं, एक पन्ना है, ठीक है, जिस पे बस इतना लिखा होता है कि ये 100 करोड़ का है और हमें 100 करोड़ तुम लोन दे दो बहुत ही मिनिमल से इंटरेस्ट रेट पे, और हम इतने टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। सेम RBI करता है, RBI इसको मार्केट में दे देता है, मार्केट से पैसा उठा लेता है। इसको बोलते हैं सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब RBI ये पर्चा मार्केट में पकड़ा रहा है और मार्केट से पैसा ले रहा है, तो मार्केट में इस टाइम पे ये मार्केट आपकी, तो इस टाइम पे आपका मार्केट में जो मनी है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि RBI ने सारे पैसा कैप्चर कर लिया। थोड़े टाइम बाद, वो होता है ना कुछ सालों बाद, RBI क्या करेगा, ये जो पन्ना मार्केट में दे रखा था, इस पन्ने को अपने को वापस ले लेगा, ठीक है, और मार्केट में दोबारा पैसा दे देगा। सो ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। अब क्योंकि जब उसको मार्केट में पैसा बढ़ाना था तब उसने ये वाला स्टेप कर दिया, ठीक है।
सो अब हम देखते हैं इन तीनों से क्या क्या प्रभाव पड़ा आपका। एक सेकेंड, ये हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो, जब सबसे पहले हमने CRR देखा इस टाइम पे, तो इस टाइम पे RBI ने क्या किया, बोला मेरे को 4% दे दो। तो जब RBI चाहता है बैंक्स के पास पैसा कम रहे, मार्केट में मनी सप्लाई, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, टीचर को खुद पता नहीं होता, वो लोग खुद गलत सलत पढ़ा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब RBI चाहता है मार्केट में मनी सप्लाई आपकी कम रहे, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लाई कम हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक पे पैसा कम होगा तो वो दूसरे बैंक को कम दे पाएगा। फिर सेम स्टोरी को रिपीट करो, तो बैंक टू बैंक पैसा कम से कम जाता जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई, मतलब बैंक में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो 2.1 से मल्टीप्लाई करना था वो भी कम हो जाएगा मार्केट में। तो जब RBI चाहता है ये प्रोसेस करना, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लोग बहुत खर्चीले होते हैं, मार्केट में सामान सप्लाई उतनी है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो RBI चाहता है कि लोगों के पास बहुत कम पैसा रहे, तो RBI क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशियो को RBI बढ़ा देगा। वो बोलेगा 4% नहीं, आज से 14% है। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, 100 से जो पहले 4 रुपये देता था, अब वो 14 रुपये देगा इसको, RBI को। तो जो इसके पास पहले 96 रुपीज़ बचते थे, अब और कम रुपीज़ बचेंगे देने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है कि अब अगर मान लो कल को उसने 20% कर दिया, तो अब इसको 20 देना पड़ेगा, ये इसके पास सिर्फ 80 रुपये ही बचे 96 की जगह, है ना। तो जब RBI चाहेगा कि बैंक के पास पैसा कम बचे, कम क्यों चाहेगा ऐसा RBI, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तभी वो बैंक में जाते हैं डालने के लिए। भाई सोच, मेरे पास 100 करोड़ आ गए, मैं सोचूंगी अरे यार इसमें से 50 करोड़ बैंक में डाल देती हूँ, 50 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने बैंक में पैसे डाले, ये बैंक दूसरे बैंक को देगा, दूसरा बैंक तीसरे बैंक को देगा, और ऐसे करके मनी सप्लाई बढ़ जाएगी बैंक के पास और मार्केट में, फिर ऐसे मनी मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा 2.1 से, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी कि पैसा ज़्यादा है और सप्लाई कम है चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की। तो RBI बोलेगा भाई तू ज़्यादा पैसा मुझे दे दे, तो वो सीधा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कैश रिजर्व रेशियो इस तारीख से इतना % हो गया है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई कम हो गई। SLR में आते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, जब उसको मनी मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई कम करना होगा, तो वो इसको 18.25 से कर देगा 25%। कि अब RBI को जो पहले यहाँ पे इसके पास 96 रुपीज़ बचते थे, 100 में से उसने 4 रुपये दिए थे ना, अब उसने मान लो इसमें SLR में 25 रुपये देने पड़ेंगे, 18% की जगह 25% कर दिया, ठीक है। तो सेम मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लाई आपकी यहाँ भी कम हो जाएगी कि सिक्योरिटी में, गोल्ड में से ज़्यादा पैसा डालना है तो दूसरे बैंक को कम दे पाएगा। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, इसमें भी RBI सेम चीज़ कर देगा, हालांकि RBI खुद करता है। तो बेसिकली अगर आपका चाहे कुछ भी RBI आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दे, SLR बढ़ा दे, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपकी जो मनी सप्लाई है, मनी मल्टीप्लाई है, वो हमेशा कम होगी, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि जब आपका, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, CRR या SLR ये इंक्रीज होंगे, सो उस केस में आपके मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैं आपको रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं आगे, बैंक रेट, ठीक है। आज की वीडियो में बैंक रेट तक ही देखते हैं, क्योंकि फिर वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इम्पैक्ट से हम कल देख लेंगे, ठीक है। सो इसका 4th पॉइंट रहेगा बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आपके कमर्शियल बैंक बोरो कर सकते हैं मनी को RBI से विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कोलैटरल या सिक्योरिटी, ठीक है। तो बैंक रेट में, जैसे ये अगर आपका कोई बैंक है, ठीक है, इसने RBI से कुछ पैसे बोरो करने हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, RBI बोलता है मुझे इसके बदले में कुछ कोलैटरल दो, सिक्योरिटी दो, ठीक है। जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ाऊंगे तो कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें बैंक RBI से कुछ पैसे उधार ले सकता है कुछ टाइम के लिए, मतलब बेसिकली लोन ले सकता है, लेकिन बदले में उसको कोई भी कोलैटरल नहीं देना है। इसलिए बैंक रेट की जो परसेंटेज होती है ना, वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट देखोगे ना, ये बताना ही पड़ेगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे बैंक रेट से। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, जो आपका रेपो रेट होता है, तो बैंक रेट आप लोग समझ गए ना कि RBI से किसी भी बैंक ने पैसा ले लिया है और बदले में उसको कोई पैसा नहीं देना है, RBI को कोलैटरल नहीं देना है, लेकिन इसका जो वैल्यू रहेगा ना कि जब वापस करेगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है, इसी को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा भाई होता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, एक सेकेंड, देखो ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ये क्योंकि एक साथ बताए जाएंगे, ठीक है। अब देखो
इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, मतलब रेपो रेट को प्लस रिवर्स रेपो रेट को, तो उसको हम मिला के बोल देते हैं लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब पैसे को जो मैनेज करते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। कल भी मैंने आपको बताया था कौन सी हमारी जो मनी है सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है, मतलब इजीली फ्लो कर सकती है, तो मनी। सो इसलिए इसको बोला गया, और ये दोनों मिलकर मनी को एडजस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, मतलब आरबीआई करवाता है, इसलिए बोला गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। ठीक है। सो रेपो रेट में क्या होता है, एक बैंक जो है, जैसे मान लो किसी को सिर्फ 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, ये एक बैंक है, इसको केवल पैसे की शॉर्टेज हो गई, तो इसने 2 दिन के लिए पैसा मांगा, 3 दिन के लिए पैसा मांगा, सो ये आरबीआई से पैसा ले लेगा। ठीक है। लेकिन ये आरबीआई से पैसा लेगा, बट आरबीआई बदले में इससे कोलैटरल मांगेगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगेगा। तो लोन तो बैंक यहाँ भी ले रहा है आरबीआई से, ठीक है, लेकिन बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, कोलैटरल। यही मेजर डिफरेंस होता है, ये देना पड़ेगा। कोलैटरल होता है कोई जो इसने ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा है ना, खरीदी है, ऐसे ही एक्स्ट्रा, ये नहीं उसमें से उठा के दे दे, एसएलआर में से उठा के नहीं देना है, लेकिन वैसे कोई उसको कोलैटरल मतलब कहीं और से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाए एसएलआर के अलावा और दे दे। ठीक है। फिर आता है अपना ये रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होगा, बैंक के पास किसी दिन ज्यादा पैसा हो गया तो उसने आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई जब इसको वापस करेगा तो इंटरेस्ट के साथ करेगा। मान लो बैंक ने आरबीआई को 100 रुपये दिए और आरबीआई इस पर 2% का इंटरेस्ट वापस करेगा, तो आरबीआई इसको 102 रुपये वापस करेगा बैंक को। सो इसमें उल्टा हो गया, रिवर्स सिचुएशन है। रिवर्स नाम से देखो रिवर्स रेपो रेट है कि बैंक के पास ज्यादा पैसा था, लिक्विडिटी ज्यादा थी, उसने दे दिया आरबीआई को कि भाई ले तू ले ले और बाद में मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दियो, क्योंकि आरबीआई सेफ ऑप्शन है ना, आपका पैसा डूबेगा नहीं, तो आपने ज्यादा पैसा वहां पे दे दिया अपना। ठीक है। सो बैंक रेट और अगर मैं आपको बोलूं रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बैंक रेट, इसमें कोई भी आपकी नो सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी इंक्लूडेड नहीं होती है, जबकि जो आपका रेपो रेट होता है इसमें आपकी सिक्योरिटी इंक्लूड होती है, और इसलिए ये बैंक रेट से हमेशा कम होगा। इसकी जो वैल्यू होगी ना, अगर फॉर एग्जांपल ये 5% है तो ये 4.5% ही होगा, क्योंकि इसमें जैसे इसमें जो है ना, इसमें कोई सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं, इसमें आप सिक्योरिटी भी तो दे रहे हो, तो पैसा नहीं मरेगा ना, इसलिए इसकी वैल्यू जो है कम है नेचुरली। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे आपके रेट्स खत्म होते हैं। मैंने कंप्लीट आपको स्टोरी समझाई। जब आरबीआई को मान लो मार्केट में पैसा कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो किस तरीके से अपना चेंज करेगा, सेम इसमें भी होगा। अगर उसको मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट में तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा। ठीक है। अब मान लो कैसे बढ़ाएगा, वो सीधी सी बात है। देखो आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, तो बैंक जिस पहले आरबीआई से मान लो 4% पे लोन ले रहे थे, आरबीआई ने इसको बढ़ा के 6% कर दिया, तो बैंक नेचुरली, हमारी टेंडेंसी है, बैंक जो सोचेंगे हम ना ज़्यादा रिजर्व रख लेते हैं यार, कल को हमें आरबीआई से लोन ना लेना पड़ जाए, क्योंकि अगर लोन लिया तो 4% पे नहीं मिलेगा, 6% पे मिलेगा। समझ रहे हो आप बात को। अगर मैं बैंक की चेयरमैन हूँ, मैं सोचूंगी पैसे कम पड़ गए लोगों को देने के लिए, तो हम सोचते हैं आरबीआई से लोन लेंगे, लेकिन आरबीआई से लोन लिया तो वो तो और महंगा पड़ जाएगा, 4% की जगह उसको 6% के साथ वापस करना पड़ेगा, तो हम आज ही क्यों ना अपने रिजर्व ज़्यादा कर लेते हैं। सो नेचुरली जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो बैंक जो है रिजर्व ज़्यादा कर लेंगे, और अभी हम ऊपर पढ़ के आए, जब जब बैंक ने रिजर्व अपने आरडीआर में पढ़ा है ना, रिजर्व उन्होंने ज़्यादा किए हैं, तो आरडी आपकी मनी सप्लाई और आपकी मॉनेटरी जो मनी मल्टीप्लायर वो उतना ही कम हो गया। ठीक है। सेम विद द रिवर्स रेपो रेट। सो आज की वीडियो में हमने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे आपके ये रेट्स देखे। कैश रिजर्व रेशियो देखा, देखो फ्लो चार्ट कहाँ गया, ये रहा। मनी क्रिएशन देखी, मैं टिक करती जाती हूँ जो हमने देख लिया। मनी क्रिएशन देख ली, सीडीआर देखा, आरडीआर देखा, कैश रिजर्व रेशियो देखा, एसएलआर देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखे, बैंक रेट देखा, रेपो रेट देखा एंड रिवर्स रेपो रेट देख लिया। ठीक है। अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं 3 टॉपिक भी इंक्लूड कर देती हूँ। ये वाले टॉपिक हम अपनी कल की वीडियो में कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरा मोटिव आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनफैक्ट पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। ठीक है। सो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाना चाहती हूँ। सो आपको ये वीडियो समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं डेफिनेटली आपका डाउट जो है क्लियर करूंगी, 1 to 1 रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट में आपकी पीवाईक्यू के सीडीएस की वीडियो डाली हुई है। ठीक है। सीडीएस के पीवाईक्यू की वीडियो जरूर देख लेना। उसमें हमारे सारे चीट कोड्स हैं। क्या है? चीट कोड्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉमन सेंस, सब कुछ कह लो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये जरूर देख के जाना। एक सीरीज की स्ट्रेटेजी की वीडियो, 5 मंथ स्ट्रेटेजी की, वो भी जरूर देख लेना। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो